नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत के 3 साल मुकम्मल कर चुकी है और इसी सिलसिले में गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब किया। अपनी 3 साल कारकर्दगी के बारे में जो रोशनी थी वो डाली, 3 साल कामयाबियाँ वो गिनवाई और साथ ही साथ जो है वो आइंदा 2 बरसों के हवाले से और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से और जो उसके असरात मजीद पड़ेंगे उसके बारे में जो नाजरीन थे, जो हाजरीन थे और पूरी कौम को एतमाद में उन्होंने दिया। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो 3 साल की कारकर्दगी, जो कामयाबियां वजीर आजम ने गिनवाई, वो क्या है, जरा उसको आपको दिखाते हैं। उसके बाद जरा आगे चलेंगे और फिर बात करेंगे कि जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो आवाम पर बोझ है, उसकी वजूहात उन्होंने क्या बताई हैं। लेकिन सबसे पहले 3 साल कारकर्दगी के वो नुकात जो कि वजीर आजम ने गिनवाए। हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था। आज वो खसारा 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व 16.4 अरब डॉलर था और आज 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी। आज वो पहुंच गई है 4,700 अरब पे। ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे वो थी 19.9 अरब डॉलर और आज हमारी रेमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर। सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया है। रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गई है। 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। ये तो वो कामयाबियां थी जो वजीर आजम ने गिनवाई और इंडस्ट्री के हवाले से कहा कि 10 सालों के बाद एक इस लेवल के ऊपर इस तरफ हमारी जो इंडस्ट्री है वो जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो बढ़ती हुई महंगाई है उससे मुताल्लिक है, उसकी वजूहात क्या बयान की वजीर आजम ने, ये भी आपको दिखाते हैं। हमने डिफॉल्ट करना नहीं था, हम डिफॉल्ट कर रहे थे पेमेंट्स के ऊपर, तो तब हमने हुकूमत संभाली थी। पैसे ना ये बाहर देते उस वक्त मुश्किल वक्त में तो रुपए ने गिर जाना था और नीचे। जब जितना भी रुपया गिरा उससे भी आप सबके सामने है जो महंगाई आई पाकिस्तान में, क्योंकि जितनी चीजें बाहर से आनी थी, तेल, बिजली, उसकी वजह से इफेक्ट, सारी चीजें महंगी हो गई। एक नई टीम थी या तो हमें तजर्बा होता, हमारी टीम भी नई थी। नाज़रीन, ये तो थी वजूहात जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बताई कि रुपये की जो डीवैल्यूएशन है उसकी वजह डिफ़ॉल्ट होने के हवाले से कह रहे थे, डिफ़ॉल्ट कर चुके थे, पैसे मांगने ज़रूरी थे। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि वज़ीर आज़म ने 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बयान की हैं। यकीनी तौर के ऊपर चैलेंजेस हर हुकूमत को होते हैं, हर जो हुकूमत आती है उसके लिए चैलेंजेस होते हैं, कोई फूलों की सेज नहीं होती है। लेकिन खास तौर के ऊपर जो अपोजिशन है वो अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को काफी ज्यादा तनकीद का निशाना बनाती है, क्योंकि जो वादे वईद और जो बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की थी, अपोजिशन ये समझती है कि वो इनको अब तक मुकम्मल करने में नाकाम रहे हैं। लेकिन हुकूमत ये समझती है कि इन 1.5 बरसों में जो कि कोविड का भी इसमें अरसा गुजरा है, उसमें रहते हुए भी पीटीआई की हुकूमत ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। ये वो तमाम बातें जो कि हुकूमत समझती है, अपोजिशन का काम तनकीद करना है। इस पर आज बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद होंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर तैमूर तालपुर साहब, बहुत शुक्रिया आपका तैमूर साहब। और मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर ज़रका, आपकी तरफ मैं आ जाता हूं। जरा सा जो बातें वज़ीर आज़म साहब ने गिनवाई हैं, जो कारकर्दगी गिनवाई है, एक तरफ तो ये, लेकिन दूसरी तरफ जो आपका मैनिफेस्टो है, जो मंशूर है, उसमें तो बहुत सारी, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द गवर्नेंस है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरेशन है, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है, जिसके अंदर जो है वो अपलिफ्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर, डैम्स, कंजर्वेशन ऑफ द वाटर है, आपकी जो है वो सोशल सर्विसेज के अंदर इंकलाब लाने की बातें हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें नौकरियों के देने के हवाले से है, घरों के हवाले से। आप समझती हैं ये चीजें अब भी नामुकम्मल रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फरीद रईस साहब। आपने प्राइम मिनिस्टर साहब की बातें भी सुनवाई और आपने अपने भी क्वेश्चंस किए। देखिए, बात यह है कि पहली दफा बहुत सी दहाइयों के बाद एक ऐसी हुकूमत आई है जो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है और चाहती है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए।
पहले जो हम बहुत सी दहाइयों से देख रहे थे वो ये होता था कि जो हुक्मरान आते थे वो अपने बैंक बैलेंस बढ़ाते थे, लंदन में अपने घर खरीदते थे या यूएसए में रैंचेस खरीदते थे और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह लोगों को बेवकूफ बना के चले जाते। अब बात यह है कि जिस गूनागू हालत में 22वां ये आईएमएफ का लोन लिया गया है, तो ये पहली दफा तो हमने नहीं लिया, 21 दफा पहले लिया जा चुका है और जिन लोगों ने लिया वो भी हम में से ही हैं। तो ये पाकिस्तान जिस गड्ढे में अंदर जा गया हुआ था और जिस गटर की तरफ जा रहा था, उससे उसको बाहर निकालने के लिए बहुत जबरदस्त काविशों की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आपकी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। आपकी खुलूस, आपकी हुकूमत की मोहब्बत, आपकी पार्टी की सिंसेरिटी, ये तमाम चीजें, लेकिन इस खुलूस की कीमत अवाम महंगाई के बोझ तले दब कर चुका रही है। जी जी, अब आप मुझे अगर बात करने देंगे तो मैं आपकी मशहूर डॉक्टर साहब, फ्लोर इज योर्स। मैं सवाल करूंगा, जवाब आप जरूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, बात यह है कि जब इकोनॉमी कोविड जिस तरह से आया है, जिस तरह से दुनिया की सारी इकोनॉमीज नीचे गई हैं, पाकिस्तान जो जिसका के ऑलमोस्ट आपका 80% जो है वो आपकी डेट रीसर्विसिंग में, 60% डेट रीसर्विसिंग में चला जाता है और बाकी कुछ डिफेंस में और फिर थोड़ा सा आपका बचता है जो आपने अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे लगाना होता है। तो इस किस्म की इकोनॉमी में आप क्या बेहतरी कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है इस किस्म की इकोनॉमी को आगे लेके जाना। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम ने जो रास्ता चुना है वो रास्ता ये चुना है कि इकोनॉमी को किसी तरह से एनर्जाइज किया जाए, रिवाइव किया जाए। इसीलिए आप देख रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत सी मराहत दी गई कि किसी तरह पाकिस्तान की इंडस्ट्री का पहिया चले और वो चल पड़ा है। फैसलाबाद जो कि बंद था पिछले तकरीबन एक दिहाई से, और वो उसको अब वो रिकॉर्ड प्रोडक्शन में डबल डिजिट फिगर्स में उनके ऑर्डर्स अगले 6 महीने के उनके पास नहीं हो रहे पूरे। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 42% इंक्रीज की है आपकी सीमेंट की सेल्स, क्योंकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है और लोगों को रोजगार मिलता है। और पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और क्योंकि बहुत से लोग ख्वानदगी नहीं रखते तो लेबर क्लास बहुत ज्यादा है और हमें यह भी पता है कि 45% रफली बिलो द पॉवर्टी लाइन भी है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रख के एक तरफ से सोशल वेलफेयर प्रोग्राम एहसास है जिसमें कि आप पनाहगाहें बना रहे हैं जहां मजदूर को रात को सोने को मिलता है, 2 वक्त का खाना मिलता है और मजदूर जो जिसकी के 1000-1500 दिहाड़ी होती है उसको 300-400 रुपए का एक बोनस मिल जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक बात है, वैसे आप एग्री करें ना करें, लेकिन एक मेरा कमेंट है इस चीज के ऊपर, मैं दे दूं फिर मैं तैमूर साहब की तरफ चलूंगा। अगर ज्यादा एहसास प्रोग्राम से मुस्तफीद होने वाले बढ़ते चले जाएं, ये पनाहगाह में सोने वाले बढ़ते चले जाएं, खाना या जो लंगर है वो लेने वाले लोग अगर बढ़ते चले जाएं, तो इट डजंट शोस कि आपकी चीजें बेहतर हो रही है। इसका मतलब ये कि गुर्बत में इजाफा होता जा रहा है। यानी देखिए फरीद साहब, ये बढ़ते चले जाएं, आप क्या बातें कर रहे हैं? आपके तो ऑलरेडी आपके तो हुक्मरान उन मांगने वालों में से हैं जहां से शुरू होती है कहानी। यानी कशकोल लेके आपके प्राइम मिनिस्टर ने ये शुरू किया, आपकी कैबिनेट ने ये शुरू किया है। वजीर आपके कहते हैं जी पैसे दे दो बाकी हम सब कुछ कर लेंगे। मर्सनरी बने हुए आप लोग। अफगानिस्तान में आप जंग अपने लोगों के खिलाफ, फाटा में आप जंग लड़ रहे थे, अपने लोगों को आईडीपीज आपने बनाया। क्यों? क्योंकि कोई आपको पैसे देता था और कहता था कि लड़ो। और हिंदुस्तान भी कहता है कि $14 बिलियन हर साल वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता है अपना एजेंडा चलाने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको लड़ना था। नहीं, मेरी गुजारिश है, ये एक बहुत बड़ा चेंज है और माइंडसेट का चेंज है। जहां पर आप 73 ईयर्स हो गए, 73 साल हो गए, पहली दफा आपने इतने गट्स इकट्ठे किए कि आप अमेरिका जैसी सुपर पावर के सामने खड़े हो गए। मुझे बता दें, पहले कभी खड़े हुए आप? कभी आपने कहा कि नहीं हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, हम अपने लोगों पे लड़ाई नहीं करेंगे? 468 ड्रोन अटैक्स हुए पाकिस्तान के लोगों पे यूएसए के थ्रू, जब हम उनके एलाय थे, हमारे अपने लोगों को वो मारते थे। तो मैं जरा तैमूर तालपुर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करता हूं। अली गौहर साहब भी मेरे साथ मौजूद है। तैमूर तालपुर साहब, ये तमाम बातें आपने सुनी हैं, आपने तमाम चीजों को देखा है। ड्रोन अटैक्स हो गए, इकानमी हो गई है, लोन हो गया, दूसरों की जंग को अपनी जंग बनाकर लड़ने वाली बात हो गई है। तमाम तरह क्रिटिसिज्म और तमाम तरह जो चीजें हैं वो साबिका हुकूमत के ऊपर उसका इल्जाम डाला जाता है। तो आप एग्री करते हैं वैसे इस चीज के ऊपर? कुछ तो अच्छा किया होगा खान साहब ने इस हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फरीद भाई। मैं तो दुआगू था, क्या होता कुछ बेहतरी आती।
पर ये दुआएं हमारी शायद कबूल ना हो सकी। और वही लोग जो हाथ बांध बांध के दुआएं करते थे इमरान खान को हुकूमत में लाने के लिए, आज वही हाथ उनके लिए बददुआओं से भरे हुए हैं। जिस तरह से गुर्बत फैली है, जिस तरह से इन्फ्लेशन हुई है, इनको गाड़ियां जरूर सस्ती करने का शौक है, पर आटा, अनाज और सब्जी को उन लोगों ने महंगा कर दिया है। जो बेसिक नेसेसिटीज थी, जहां पे फोकस करना था वहां पे फोकस किया नहीं। इनको अपनी माफियाज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना था। ऑफ कोर्स वो जश्न इनका बनता है, अपनी माफियाज को, अपने वजीरों को, अपने एटीएम्स को आपने बहुत मजबूत किया, उसकी मैं इमरान खान को मुबारकबाद पेश करता हूं। पर मैं सोचता हूं कि वो 1 करोड़ नौकरियां कहाँ गई, वो 50 लाख घर वो कहां थे? वो जो नौकरियां देनी थी वो तो आपने नहीं दी, पर जिन लोगों ने आपको आपको आपने पीआईए से, पाकिस्तान स्टील से और अलग इदारों से आपने हजारों और लाखों की तादाद में आपने बेरोजगार किया, उसका हिसाब किताब इमरान खान को देना पड़ेगा पाकिस्तान की आवाम को। वो जो कहता था कि मैं फॉरेन रिजर्व में जो इजाफा हुआ है तैमूर साहब, वो नहीं हुआ। आपने जो हिसाब किताब बनाए थे कि जिसको आपने चपड़ासी नहीं रखना था उसको आपने इंटीरियर मिनिस्टर बना दिया, आपने जिसको सबसे बड़ा दहशतगर्द एमक्यूएम करार दिया था, जिसको आपने आके खत्म करना था नेटवर्क को, उसको अपने वफाकी हुकूमत में अपने साथ ऐड कर दिया। चौधरी साहबान तो इनके हिसाब में बहुत बड़े चोर थे, सो भी इनके साथ इनके टीम का हिस्सा बन गए, एक स्पीकर बन गया असेंबली का, दूसरा अपने वफाकी वजीर बना दिया। तो इन सब चीजों के साथ बैठ के मैं मुबारकबाद दे सकता हूं खान साहब को सिर्फ और सिर्फ एक चीज की, उनके झूठ की, उनके झूठे दावों की और उनके यूटर्न्स की। उसके अलावा तैमूर साहब, एक मेरा सवाल आपसे कि ये जो फिगर्स दी गई हैं जिसके अंदर जो तिजारती खसारा है वो 20 अरब डॉलर से कम होकर 1.8 अरब डॉलर पे आ गया, जो आपके फॉरेन रिजर्व्स हैं वो आज 27 अरब डॉलर पे हो गए हैं, टैक्स कलेक्शन आपकी जो है वो 4700 अरब के करीब तकरीबन हो गई है, जो आपके रेमिटेंसेज हैं वो बढ़ गए हैं, आपकी जो ऑटोमोबाइल्स हैं उसमें इजाफा हो गया है। कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कोई चीज भी, यानी आपकी नजर में, या आप समझते हैं कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ? फरीद भाई जरा आप हिसाब लगाएं कि जो हमको तनकीद का निशाना बनाते हैं लोन्स लेने पर, वो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून को तो आप छोड़ ही दें हिसाब में से बात, पर आप अगर हिसाब लगाएंगे 71 साल के जो कर्जे लिए हैं हुकूमतों ने, वो इन्होंने 3 साल में लिए हैं। तो ये एक झूठा फिगर है। ये वही पैसे उधार के ला के यहां पर रख दिए हैं, जब इनका वापसी का टाइम आएगा तो कहां से खान साहब क्या क्या बेचकर वापस करेंगे इन पैसों को? दीज आर ऑल मलाइन फिगर्स जिसको कोई मानने को तैयार। ठीक है, मैं अलीगौर बलोच साहब, आप जरा मुझे बता दीजिएगा कि रिकॉर्ड मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, ऑटोमोबाइल गाड़ियां बिक रही हैं, रिकॉर्ड ट्रैक्टर बिक रहे हैं और पहली मर्तबा किसान को रिकॉर्ड उनका जो मुनाफा है वो भी दिया जा रहा है, अवाम खुशहाल है। तनकीद किस बात की, यानी अवाम खुशहाल? मैं खान साहब या पीटीआई की बात कर रहा हूं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपने जो स्टेटमेंट दी है अवाम की खुशहाली वाली, तो वो तो मतलब यकीन करें कि मुझे अपने हाथ पे चुटकी काटनी पड़ी हंसी रोकने के लिए। तो देखें रईस साहब, गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है और जिस वजह से गुजर रहा है वो पूरे पाकिस्तान के अवाम भी उसको जानते हैं, और तमाम मैं समझता हूँ कि खास तौर पर हमारे जो सहाफी दोस्त हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, ये पाकिस्तान की हालत ज़ार और उसकी वजूहात किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल पड़े, इसमें खुशहाली आ जाए, लोगों के हालात बदल जाएं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है, आपको पता है कि जो चीनी के रेट जिस तरह से मुल्क में बढ़ चुके हैं, डॉक्टर साहबा बैठी हैं, अद्वियात के रेट 500 गुना, 4 से 500 गुना तक बढ़ चुके हैं। फिर आप देखें कि मतलब है कि इस वक्त आटा, इस वक्त पेट्रोल, इस वक्त सब्जियां, दालें, मतलब है कि गरीब बेचारे को तो खाने के लिए जहर भी सस्ता नहीं मिलता। अलीगौर साहब, उसकी रीजन वजीर आजम साहब ने बताई है कि रुपये के जो डिप्रिसिएशन है या जो उसकी जो कीमत गिरी है, जो डॉलर जो है वो जिस तरीके से उसकी कीमत, उसका असर पड़ा है इसके ऊपर, और यही वजह है कि इन्फ्लेशन बढ़ी है। ये देखें, बात ये है कि जब वो गवर्नमेंट में आए थे उनको कंपैरिजन करना चाहिए ना, चाहिए कि हमारे 2013 से लेके 18 तक का हमारा टाइम था। 2018 में जब हमने हुकूमत छोड़ी है तो उस वक्त डॉलर का क्या रेट था, और पिछले 5 साल में आप कंपैरिजन अगर निकालें
कि एवरेज रेट बनाए तो वो 110 से भी नीचे रेट बनता है। वो तो कहते थे आपने आर्टिफिशियली डॉलर की कीमत का इस्तेहकाम लेकर आए थे। आर्टिफिशियली नहीं, यही तो झूठ बोलते हैं ना। इमरान खान साहब माहिर है झूठ बोलने में, हर चीज में झूठ बोलते हैं। लेकिन अब मसला ये आया है कि अब उनके झूठ एक्सपोज हो गए। वो कहते थे कि जब मुल्क का वजीर आजम करप्ट होता है तो फिर मुल्क में महंगाई बढ़ती है। वो कहते हैं कि जब मुल्क का वजीर आजम करप्ट होता है तो फिर IMF के पास जाना पड़ता है। आज इस वक्त पाकिस्तान के ये हालात इसलिए पहुंचे। एक बात से मैं उनकी इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान की जो रुपए की इन्होंने डिवैल्यूएशन की है और जिस तरह से इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है और जिस तरह से पाकिस्तान की अवाम के जो इस वक्त हालत-ए-ज़ार को जिस तरह से वो पहुंच चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि अब अगर इसी स्पीड के साथ खान साहब की हुकूमत चलती रही तो इसमें पाकिस्तान का जो मुआशी और सियासी नुकसान है पाकिस्तान का, वो शायद रिकवरेबल नहीं है। ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है। जरा मैं यही सवाल रखूंगा डॉक्टर साहब के सामने भी, जो आपने जो पॉइंट उठाया, मैं इसी पॉइंट के ऊपर डॉक्टर ज़रका तैमूर आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद। डॉक्टर साहब, सवाल वैसे वैलिड है जो बात अली गौहर साहब ने कही कि खान साहब तो माजी में कहते थे कि अगर हुक्मरान करप्ट है तो महंगाई बढ़ती है, हुक्मरान करप्ट है तो उसे कर्ज लेना पड़ता है, IMF के पास जाना पड़ता है। तो अब ऐसा क्या हुआ है? जी बिल्कुल, खान साहब ने जो बातें की वो मैं इनकी बातें बड़े शौक से सुन रही थी अली गौहर बलोच साहब के साथ। इन्होंने कहा कि जी PMLN और PPP को छोड़ दें, इनको छोड़ दें, ये सारा झूठ जो है ये PTI बोल रही है। इन्होंने कहा जी ये झूठ बोलते हैं। मुझे बताइए, झूठ की सारी जितनी भी गर्दानें हैं वो तो इन्होंने खत्म की जब प्राइम मिनिस्टर साहब अपने नवाज शरीफ साहब थे। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि एवन फील्ड डिपार्टमेंट, इनके सारे हिसाब मैं दे दूंगा, मेरे से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और जो है अपने आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने सरे महल का कहा ये मेरा नहीं है। जब NRO और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो गया उसके बाद 4.5 मिलियन यूरो का उन्होंने सरे महल बेचा और उन्होंने कहा ये मेरा है। और पापड़ी वाले और अयान ये सारे लोग जो हैं ये इन्हीं के कहे हुए लोग हैं। तो पाकिस्तान के पैसे बाहर ले जाने में इन लोगों ने बहुत बहुत बड़े बड़े काम किए और अभी तक कर रहे हैं। और ये जो 11 साल से सिंध में अब तक कैसे कर रहे हैं डॉक्टर साहब? अब तो आपकी हुकूमत है सिंध में। आप मेरी बात सुनिए, सिंध में जो हुकूमत चल रही है इस वक्त पीपल्स पार्टी की, कराची को कब्रिस्तान बना दिया, रूरल सिंध में कुछ कर नहीं सके लोगों के लिए। देखिए, फेडरेशन को अंदर जाके सर्कुलर रेलवे को ठीक करना पड़ रहा है। फेडरेशन को अंदर जाके 9 जिले सिंध के जो हैं उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। यानी जो ये पैसे लेते हैं वो सवाए इसके कि वो दुबई भेजे जाएं और मुल्क से बाहर भेजे जाएं, इन्होंने क्या डेवलपमेंट की? 11 साल हो गए। आप इसका कंपैरिजन करें KPK में, PTI की हुकूमत पिछली दफा आई थी और हमने वहां पे जिस तरह से सबसे गरीब था आपका KPK, सबसे बुरे हालात थे, पॉवर्टी इंडेक्स सबसे लो थी, टेररिज्म से रिडन था, उसको उठाया गया। वो पहले 5 साल जो थे। मैं जरा ले लूं जवाब, मैं तैमूर साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। चले, मैं तैमूर साहब से जवाब लेता हूं। तैमूर साहब, बेड़ा गर्क कर दिया आप लोगों ने सिंध का, कराची का। हमने बेड़ा गर्क कर दिया सिंध का, हमने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया। पर इसी वजह से आपके प्यारे जो हैं फैसल वाडा, वो अपनी सीट छोड़ते हैं, बाय इलेक्शन होती है और 1 नंबर से 6वें नंबर पे जाके गिरते हैं और हमने सिंध का खाना खराब किया है। इनके सिटिंग MPs शहरियार शहर और अबड़ो साहब, सिटिंग MPs इनको छोड़ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आगे ज्वाइन किया है। कहते हैं कि हम कहीं निकल नहीं सकते, हमें लोग अंडे टमाटर मारते हैं जब हम PTI का झंडा लगाते हैं, इनकी इन वजूहात से। और बात करते हैं पता नहीं कौन से दुबई के अकाउंट्स की, तो भाई मेरे लीडर ने तो अल्हम्दुलिल्लाह फख्र से कहता हूं कभी एमनेस्टी नहीं ली। एमनेस्टी ली थी अलीमा बाजी ने, और वो जो अरबों खरबों रुपए वाइट डिक्लेयर किए फरीद भाई, तो वो कहती है हमारी बहन के उन्होंने कपड़े सी के ये किए, तो भाई मुझे पार्टनरशिप दे दें, मैं भी साथ बैठ के बहन के कपड़े सीता हूं, तो मैं भी इतने पैसे वाइट दिखा के वाइट करके मिनिस्ट्री में डाल दूंगा। तो आपकी जो करप्शन की दास्तानें हैं, मैं कहूंगा तो कुछ और बात करेंगे, मेरा कजन आपके साथ बैठा है बलोच साहब, वो कहेगा तो भी आप नहीं मानेंगे। पर आपको जो है पूरी दुनिया ने आपको फिगर आउट करके दे दिया है कि आपने 117 से 124वें नंबर पर करप्शन को आप ले गए हैं, और आप देखिएगा चंद महीने में 124 से 128 पे जाने वाला है। यानी कि दुनिया कह रही है कि आपसे बड़ा, PTI से बड़ा
कप्तान से बड़ा चोर ना कभी पहले आया है और ना ही कभी अल्लाह ना करे कभी आएगा। तो लिहाजा ये अपनी गवर्नेंस की बात करें। हम जो है फॉरेन मिनिस्टर्स को, हम जो है फाइनेंस मिनिस्टर्स को 6-6 8-8 बार नहीं बदलते, हम आईजीओ को 10-10 बार नहीं बदलते, हम एफबीआर के चेयरमैन को 10-10 बार नहीं बदलते। हमारे पास गवर्नेंस है, हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है। आपके जो लोग हैं दूसरे सूबों से आके सिंध में इलाज कराते हैं, हमारा साइबर नाइफ इस्तेमाल करते हैं, और हम सिंधी लोग मेहमान नवाज लोग आपको इस्तेमाल करने देते हैं, दिल से करने देते हैं। आपके दिल के इलाज के लिए एनआईसीवीडी में 40% जो पेशेंट्स हैं वो सिंध के सूबे के बाहर से आते इलाज कराने के लिए। तो मेरे ख्याल से पीटीआई को अगर थोड़ी शर्म हया होती तो वो जाकर अपना हेल्थ सिस्टम बेहतर करती। आज आके कराची नहीं, में वो तो देखें, कहते हैं कि इंसाफ का कार्ड दिया हुआ है ना तैमूर साहब। इंसाफ कार्ड अगर वो दे रहे हैं तो वो भी इनकी एक अचीवमेंट में से तो है, जिसमें सेहत का इंसाफ कार्ड, जिसके अंदर हर जगह जहां आप जाए उसमें आपका इलाज मुआवजा तो हो रहा है। फरीद भाई वो नाम गलत है, वो एक्चुअली इंसाफ कार्ड नहीं, वो करप्शन कार्ड है। वो इनका करप्शन करने का एक तरीकेकार है जिसमें इन्होंने बड़े उल्टे सीधे सिस्टम करके पैसे कमाना शुरू कर दिए। सिंध में सिंध कार्ड नहीं है, कोई करप्शन कार्ड नहीं है, पर सिंध के अंदर आपको अनलिमिटेड इलाज मिलता है। आप 1 लाख का इलाज कराएं या आपका इलाज 10 करोड़ का हो जाए, हमारे अस्पतालों में उसकी कोई लिमिट नहीं है। हमें इनके कार्ड जरूरत नहीं है। हाँ, एक काम इन्होंने वाकई अच्छा किया है फरीद भाई, वो जो काम था, वो जो उन्होंने कॉपी मारी है, शहीद बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट का नाम चेंज करके इंसाफ कर दिया है। तो ये एक ही इनकी जो झूठी बातों में से है, वो एक ही अच्छा चीज चले, पे फायदा तो आवाम का ही है ना तैमूर साहब, फायदा तो आवाम का हो रहा है ना। यानी अगर उसमें नाम अगर तब्दील भी हो गया तो फायदा चले, अगर जिसमें आवाम को पहुंच रहा है, आवाम का फायदा है, आप आवाम को अगर फायदा पहुंचे तो चले अच्छी बात है। मैं वो फायदा की तरफ से आ रहा है, वो फायदा कौन दे रहा है, ये प्रोग्राम कौन लाया था, ये पैसे किसने एलोकेट किए थे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आसिफ अली जरदारी ने। और ये अब आसिफ अली जरदारी साहब के सामने आके समझते हैं खड़े हो जाएंगे तो इनका नाम आएगा, नहीं आएगा। चले, मैं अली गौर साहब से जरा बात कर रहा था। अली गौर साहब, इस चीज के अंदर आपने जो बात की है इस मामले के अंदर, मजमूई तौर के ऊपर जो है वो सिर्फ क्या क्रिटिसिज्म ही है? क्योंकि अव्वल सबसे पहले तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है। मैं आपसे के सामने भी सवाल रखना चाहता हूं, कोई तो एक ऐसा काम होगा जो मौजूदा हुकूमत में अच्छा हुआ होगा, या सब कुछ खराब ही चल रहा है? देखें रईस साहब, मैंने एक तो गुजारिश ये करनी है कि आपने टाइम पहले भी मुझे बहुत थोड़ा दिया है, कम से कम तमाम पार्टिसिपेंट्स को इक्वल टाइम दिया करें। मैंने तो 2 बातें की हैं और आपने फिर अच्छा चले सर, आपको मैं टाइम दे देता हूं, आप लीजिए जवाब। गुजारिश ये है, नहीं मैं ये नहीं कहता कि ज्यादा दें, लेकिन सबको अच्छा नहीं, आप जवाब दीजिए। देखें, बात ये है कि गुजारिश ये है, सूरत-ए-हाल ये है कि इस हुकूमत के 2 अलमी हैं। एक तो ये है कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है, ये पाकिस्तान के वोट चुरा कर आए हैं, पाकिस्तान के अवाम के मैंडेट को चुरा कर आए हैं। और ये बात मैं नहीं कर रहा, ये जब डस्का के इलेक्शन में इनकी वोट चोरी एक्सपोज हुई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब उसका और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया तो उन्होंने इमरान अहमद नियाजी को सर्टिफाइड वोट चोर डिक्लेयर किया अपने फैसले में कि यहाँ पर वोट चोरी हुए हैं। और ये इसके प्लानर इमरान खान नियाजी और हुकूमत पंजाब थी, जिसका इलेक्शन कमीशन ने और सुप्रीम कोर्ट ने वादे बता दिया और फिर दोबारा इलेक्शन भी हुआ और इनको मुंह की खाना पड़ी। ये वो पॉलिटिकल पार्टी है जिस पर इनका जो मतलब है, जो इनका असल चेहरा था, वो जब इनको जिमनी इलेक्शन में 12 में से 11 सीटें ये हारे तो फिर ये दोबारा मजबूर हो गए कि इन्होंने कश्मीर में, चूंकि इन्होंने देखा कि भाई अब तो इस तरह तो हम उड़ जाएंगे, तो फिर इन्होंने 2018 की वो तारीख दोहराते हुए दोबारा फिर कश्मीर से वोट चोरी। अली साहब यही तो जमात है कि जो ईवीएम भी ला रही है, यही तो कह रहे हैं कि हम ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसमें अब किसी को इलेक्शन के प्रोसेस पे कोई एतराज ना हो। तो आप उसको भी नहीं मानते, आप उस पर भी एतराज करते हैं। ईवीएम इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए नहीं, पूरी दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक जिसमें जर्मनी, यूके और बहुत सारे ममालिक ने जिस ईवीएम को चला के छोड़ दिया, अमेरिका के इलेक्शन पर भी इवन इस दफा कदम लग गए। ये 2023 का इलेक्शन चुराने की मशीन है। 2018 में आरटीएस सिस्टम के जरिए ये वोट चोरी करके आए और 2023 का इलेक्शन जो है ये इस ईवीएम मशीन के जरिए वोट चोरी करना चाहते हैं। आप तो किसी तरफ नहीं आ रहे ना, यानी आप कह रहे हैं कि 2018 में भी इन्होंने मैंडेट चोरी किया, अब जब वो ईवीएम्स ला रहे हैं प्रोसेस को शफाफ बनाने के लिए, आप उसको भी नहीं मान रहे, तो फिर कौन से तरीकेकार पे आप मानेंगे? मैं हाँ वो तरीकेकार को बताता हूँ। वो मुख्तदर हल्के जो वोट चोरी करवा के कठपुतली हुकूमतें बैठाते हैं, जब तक वो मुख्तदर लोग
जो है पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत बंद नहीं करेंगे तो इस तरह के इमरान न्याजी जैसे कठपुतली वजीर आजम मुल्क की तबाही और पाकिस्तानी मईशत को तबाह करते रहेंगे और पाकिस्तान की सियासत को तबाह करते रहेंगे। आज पूरा पाकिस्तान की अवाम जानती है, पूरी दुनिया जानती है कि आज अगर मुल्क के हालात खराब हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमरान न्याजी और उसकी टीम की करप्शन की वजह से हुए हैं। ये एक पंजाबी का मुहावरा है कि विचू विचू खाई जाओ तो उतू रोला पाई जाओ। ये इल्जाम तो आपके ऊपर लगाया जाता है कि आज जो हालात है उसमें आपकी जमात और माजी की पार्टियां शामिल हैं। जाहिर है चोर भी कहे चोर चोर, हमें चोर कहेंगे तो खुद चोर खा पाएंगे ना। ये कैसे हो सकता है कि ये अपने आप को चोर कहे? इनकी चोरी तो पकड़ी गई। आपने देखा कि जिस वक्त अब रिंग रोड का स्कैंडल आ गया, 12 खरब रुपया इन्होंने कोरोना फंड से खाया, 12 खरब, और इन्हीं की ऑडिट रिपोर्ट है। मेरी एक मिनट गुजारिश सुन ले। 12 खरब रुपया इन्होंने कोरोना फंड से खाया। फिर उसके बाद ये इनकी ऑडिट रिपोर्ट है जो मैं बता रहा हूँ। फिर इनके जो वजीर है मौसूफ, जो असेंबली में खड़े होकर वो मुराद सईद साहब पूरी सियासतदानों को चोर चोर कहता है और उनको कोई लफ्ज नहीं पता। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वालों ने उसकी निशानदेही की कि भाई साहब ने जो है वो 12 खरब का जो चूना लगाया पाकिस्तान की आवाम को, और पेपरा रूल्स को जो है वो बलाए ताक रखते हुए इन्होंने करप्शन ली और किक्स बैक दिए और अपनी मन मर्जी लोगों को ठेके दिए। देखें, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, चाहे सुनामी ट्रीज में खा जाए, चाहे ये चीनी चोरी और आटा चोरी में खा जाए। ये कहते हैं कि हमने, इन्होंने कश्मीर भेज दिया। इतने मतलब है कि ये मतलब है कि गलत लोग हैं, ये पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क। अच्छा चले, ये तो एक आपकी एलिगेशन है, आपकी इल्जाम है, आपकी सारी बातें हैं। हमें एक पॉजिटिव उसकी तरफ चलना चाहिए। एक मैंने ब्रेक ले लेनी है, वक्त चुके कम है। ब्रेक के बाद उसके बाद जो है शॉर्ट कमेंट्स ले लेंगे, कमर्शियल ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कब है, वे फॉरवर्ड अगर हम ले लें, देखिए इल्जाम लगाएंगे, इल्जाम तो हर तरफ से आ जाएगा। वे फॉरवर्ड आप क्या देखती हैं? हाउ यू सी द नेक्स्ट कमिंग ईयर्स फॉर पाकिस्तान? वन लाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मुझे लगता है जी कि कोविड के बीच में से जिस तरह से पाकिस्तान निकल रहा है, जिस तरह से बाकी दुनिया में एक डिप्रेशन आ रहा है और पाकिस्तान में जिस तरह इकोनॉमी उठ रही है, और तो लगता ये है, और जिस तरह से पाकिस्तान आलम दुनिया के सामने एक क्रेडिबल वॉइस बन के आ रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा चेंज है, जो फॉरेन पॉलिसी का चेंज है, जो इंटरनेशनल परसेप्शन का चेंज है। ये एक बहुत बड़ा फ्रंट फुट है जिससे अब इंडिया को जिस तरह हमने एक्सपोज किया है, 700 उनकी डिस इन्फॉर्मेशन लैब्स हमने एक्सपोज किए हैं। कल भूषण यादव, जिसका नाम कोई नहीं लेता था, यूनाइटेड नेशंस के फ्रंट पे जाके हमने बात की है। कश्मीर का एम्बेसडर प्राइम मिनिस्टर खुद हैं। तो पाकिस्तान दुनिया में अपने 2 पांव पे खड़े होके अपनी बात को मनवाएगा इंशाअल्लाह, और पार्टनर इन पीस है। तो मुझे ये लग रहा है कि हमारी 60% से ज्यादा आबादी 30 साल से कम है, तो इंशाअल्लाह तरक्की होगी। वक्त लगेगा, मुश्किल होंगे हालात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तरक्की पे गामजन होगा इंशाअल्लाह। अली गौर बलोच साहब, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि आज यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, आज इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान की तारीफ कर रही है, आज PIA की तारीफ हो रही है, आज पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ हो रही है? इस पर तो आप एग्री करेंगे ना कि पाकिस्तान का नाम आज वो तमाम ममालिक भी ले रहे हैं और पाकिस्तान की मदद पर जो है वो उसका शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं? देखिए, तालपुर साहब ने अभी बात की कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल और दीगर ममालिक में अब पाकिस्तान करप्शन में आगे निकल चुका है। ये तो कहते थे कि हम वो हुकूमत हैं कि जब आएंगे तो 90 रोज में करप्शन खत्म कर देंगे। इन्होंने तो आकर पाकिस्तान को खाना नहीं, दोनों हाथों के साथ नोचना शुरू कर दिया है। आज किस तरह से इदारे PIA में क्या बेहतरी आई है? मैं किरदार की बात कर रहा साहब, शॉर्ट कमेंट दीजिएगा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान और जिस तरीके से जो यूरोपीय यूनियन, दूसरे ममालिक पाकिस्तान के किरदार की तारीफ तो कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान में इमरान खान कहते थे कि पासपोर्ट की वैल्यू बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू पहले से भी खराब होगी जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कह दिया कि पाकिस्तान करप्शन में और ज्यादा आगे बढ़ गया। तो पाकिस्तान की इज्जत अब देखें, कश्मीरियों का ये अभी कुलभूषण यादव का डॉक्टर साहब जिक्र कर रही थी, कुलभूषण यादव को NRO देने वाले तो आप हैं। आप ऑर्डिनेंस पहले लेकर आए और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ कि किसी दहशतगर्द के लिए लेजिस्लेशन की गई और बाई नेम लेजिस्लेशन
कीजिए। चले, बहुत शुक्रिया आपका अली गौर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आपका तैमूर तालपुर साहब, डॉक्टर जरका तैमूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये रखते हैं कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए अच्छे हों। फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।